हेलो फ्रेंड्स, यह कहानी दो बहादुर बच्चों की है जो अपने खोए हुए पिता को तलाश करने एक खतरनाक जगह पर जाते हैं। यह कहानी शुरू होती है इंडिया के जंगलों से, जहां एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था। दो एक्सप्लोरर्स इस जगह पर रिसर्च करने आए थे, जिनका नाम है चार्ल्स पिलर, जो दुनिया से लुप्त हो चुके एनिमल्स पर रिसर्च करता है, और प्रोफेसर शोंकू, जिन्होंने कई महान इन्वेंशंस किए हैं और प्राचीन भारत के कई रहस्यों को सुलझाया है। इस मंदिर में भी उन्हें एक रहस्यमय टैबलेट मिलता है। वे पता लगाते हैं कि इस टैबलेट में एक हिडन वर्ल्ड तक जाने का गुप्त रास्ता है, जहां यूनिकॉर्न और उसके जैसे कई मैजिकल एनिमल्स रहते हैं। चार्ल्स बताता है कि उसके बच्चों को यूनिकॉर्न बहुत पसंद है। इस पर प्रोफेसर शोंकू कहते हैं कि मैं पुराने डीएनए को जोड़कर एक असली यूनिकॉर्न बना सकता हूँ। इस पर चार्ल्स उन्हें मना कर देता है और वह कहता है कि बनाने से ज्यादा मैं उसे ढूंढना पसंद करूँ। तभी वहाँ फ्रैंक नाम का एक लालची इंसान आता है, जो शोंकू के बनाए हुए इन्वेंशंस को चुराकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था, और इसलिए वो हमेशा शोंकू के मिशंस पर नजर रखता था। वह उन्हें ट्रैप करके उनकी डायरी चुरा लेता है और उसे लगता है कि अब उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर वे लोग उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वे दोनों एक्सप्लोरर किसी तरह बच जाते हैं और उस मिस्टीरियस टैबलेट को लेकर बाहर आ जाते हैं। वे देखते हैं कि फ्रैंक अपने हेलीकॉप्टर से निकल गया है। शोंकू अपने उड़ने वाली कार मंगवाता है और फ्रैंक का पीछा करता है। अपने गैजेट्स की मदद से वह अपनी डायरी वापस पाने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में चार्ल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। शोंकू भी डायरी छोड़कर अपने दोस्तों को बचाने जाता है। एक पैराशूट की हेल्प से दोनों सुरक्षित नीचे आ जाते हैं। अब कहानी 18 महीने बाद की बताई जाती है, जिसमें मेलोडी और मो नाम के भाई बहन अपने पिता चार्ल्स को ढूंढने जा रहे थे। वे प्रोफेसर शोंकू से मिलने आए हैं। जल्दी ही उनकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन रोबो नाम का एक रोबोट छुपकर उन पर नजर रख रहा था। मेलोडी अपने भाई से कहती है कि हमें अपने पिता के दोस्त प्रोफेसर शोंकू से जल्दी ही मिलना होगा, क्योंकि वही हमें उनको ढूंढने में मदद कर सकते हैं। लेकिन बाहर फ्रैंक के लोग उन बच्चों को किडनैप करने के इरादे से आए हुए थे। वे उन्हें अपने साथ ले जाने वाले थे। रोबो इस खतरे को समझ लेता है। वह उन लोगों के साथ बच्चों को जाने नहीं देता है। वह उन्हें कहता है कि मुझे प्रोफेसर शोंकू ने भेजा है और मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। जल्दी ही रोबो दोनों बच्चों को शोंकू के पास लेकर आ जाता है। अंदर शोंकू को लगता है कि ये दोनों उसके नए असिस्टेंट हैं और वह उन्हें लैब में साथ चलने को कहता है। यहाँ शोंकू अपने नए एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहा था। मेलोडी और मो उन्हें अपने आने का कारण बताना चाहते हैं, लेकिन शोंकू उनकी बात पर ध्यान नहीं देता है। वह उन्हें बताता है कि कैसे उसने डीएनए की मदद से एक यूनिकॉर्न बना लिया है। बच्चों को वो यूनिकॉर्न काफी अजीब लगता है। तब शोंकू उन्हें बताता है कि डीएनए मैचिंग में गड़बड़ हुई है और यह सब उसकी डायरी चोरी होने की वजह से हुआ है। तभी वहाँ शोंकू का एक और असिस्टेंट आवी आ जाता है। यह उन सबके लिए आम लेकर आया था, लेकिन वह भी इस अजीब से एनिमल को देखकर डर जाता है। अब मेलोडी शोंकू को अपने और चार्ल्स के बारे में बताती है कि कैसे वह अचानक से गायब हो गए हैं। यह सुनकर शोंकू परेशान हो जाता है। वे लोग चार्ल्स का भेजा हुआ आखिरी मैसेज देखते हैं, जिसमें वो बताता है कि मैंने मैजिकल वर्ड को ढूंढ निकाला है और तुम्हें भी यहाँ आ जाना चाहिए। लेकिन इतना कहने के बाद चार्ल्स अचानक से नीचे गिर जाता है। मेलोडी और मो परेशान हो जाते हैं। शोंकू उनकी मदद की तैयारी करने लगता है। वह कहता है कि हम लोग चार्ल्स को जल्दी ही ढूंढ निकालें। फिर वे लोग चार्ल्स की लास्ट लोकेशन का पता करके यात्रा शुरू करते हैं। रोबो को पता लगता है कि कोई अन्य प्लेन उनका पीछा कर रहा है। शोंकू समझ जाता है कि अब फ्रैंक का ही काम है। उससे बचने के लिए वे लोग अपने जेट को फॉग में छुपा लेते हैं। फ्रैंक के लोग उन पर अटैक करने लगते हैं, जिससे उनके इंजन में आग लग जाती है। जेट को एक छोटे से टाउन में लैंड कराया जाता है। शोंकू रोबो को प्लेन ठीक करने के लिए कहता है और खुद पुलिस स्टेशन पर चार्ल्स के बारे में पूछने जाता है। वहाँ उसे चार्ल्स का कुछ सामान देखने को मिलता है। पुलिस इंस्पेक्टर उसे कहता है कि ये सारा सामान उसे एक गाड़ी में पड़ा हुआ मिला था। उसके बाद उन्हें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इधर एक मंकी मो का हेडफोन चुरा कर भाग जाता है। मेलोडी और मो उसका पीछा करते हैं। वे दोनों एक सुनसान जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ उनका सामना दो बदमाशों से होता है। दोनों पहले से ही उसका पीछा कर रहे थे और ये सब एक ट्रैप था। अभी मार्को नाम का एक आदमी उनकी मदद करने आता है। वह उन बदमाशों की पिटाई करने लगता है और बच्चों को सेफली उनके प्लेन तक पहुंचा देता है। अब शोंकू को चार्ल्स के फोन में कुछ क्लूज मिलते हैं, जो उसने जानबूझकर शोंकू के लिए छोड़े थे। अब शोंकू सबको बताता है कि हमें चार्ल्स को ढूंढने के लिए हिमालय पर जाना होगा। मार्को भी इस काम में उनकी मदद करने को कहता है। शोंकू उसे इस काम के लिए परमिशन दे देता है। वे सभी इस जर्नी पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई प्रॉब्लम्स और बड़ी मुसीबतें आती हैं, पर वे
हिम्मत नहीं हारते हैं। अब वे सभी चार्ल्स की दी हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। शोंकू के गैजेट में पता चलता है कि वहाँ एक टेम्पल है, लेकिन ये जगह तो बिल्कुल ही खाली थी। रोबू कहता है कि शायद हमें जमीन के नीचे देखना चाहिए। शोंकू डिटेक्टर से जांच पड़ताल करता है और तभी उन्हें एक सीक्रेट रास्ते का पता चलता है। शोंकू कहता है कि यहीं से हमें कोई नया क्लू मिल सकता है, लेकिन इसके लिए हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। फिर वे सभी सोने चले जाते। सुबह शोंकू सूरज की पहली किरणों को फॉलो करने को कहता है। वे देखते हैं कि दीवार पर एक अजीब शेप बन रही है और जिसका इशारा उत्तर दिशा की तरफ है। वहाँ दूर उन्हें एक पहाड़ नजर आता है। इसकी शेप इंसान के जैसी है। शोंकू बताता है कि हमें वहीं जाना होगा। फिर वे लोग एक याक और स्लेज लेकर आगे बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें एक फ्रोजन रिवर मिलती है। शोंकू सभी को स्लेज में बैठने को कहता है। वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी रिवर में क्रैक्स आने लगते हैं। याक भी घबराकर स्लेज से अलग हो जाते। अब स्लेज एक बर्फीली टनल से होते हुए एक जगह पर टकरा जाती है, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं लगती है। ये सब आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। तभी वहाँ हथियारों से लैस लोग आ जाते हैं। इनकी लीडर यामू नाम की एक लेडी थी। वह उन्हें कहती है कि ये सारा एरिया मेरे अंडर में आता है और यहाँ बिना परमिशन के आने की सजा मिलती है। मेलोडी उन्हें समझाने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि यामू के पास उसके डैड की घड़ी है। इधर यामू उन्हें आजाद करने के बदले रोबू को उसके हवाले करने को कहती है, लेकिन शोंकू उन पर मौका देखकर अटैक कर देता है और दोनों बच्चे बर्फ के गोलों से हमला कर देते हैं। शोंकू ने उन पर अपनी डॉट गन से शूट किया था, जो हार्मफुल तो नहीं थी, लेकिन जिनके असर से उन्हें अजीब सा नशा हो जाएगा। होता भी कुछ ऐसा ही है। यामू के लोगों को वहाँ ड्रैगन नजर आने लगते हैं। तभी यामू अपनी गन से शोंकू पर अटैक करती है, लेकिन रोबू उसे कंट्रोल कर लेता है। फिर वे लोग उससे उस घड़ी के बारे में पूछते हैं। तब यामू ने बताती है कि ये उसे के फ्रेंड चार्ल्स ने दी थी जब वो यहाँ से अपनी जर्नी पर जा रहा था। सभी लोग यामू के कबीले में पहुँचते हैं। यामू यहाँ उन्हें खाने का अरेंजमेंट करवाती है। वह बताती है कि चार्ल्स एक मैजिकल वर्ल्ड में जाना चाहता था और हमारे साथ उसने काफी वक्त बिताया है। मेलोडी और मो उससे अपने डैड की लास्ट लोकेशन के बारे में पूछते हैं। तब यामू उन्हें सुबह ले जाने का वादा करती है। सुबह यामू उन्हें एक पहाड़ी पर लेकर आती है और कहती है कि अब यहाँ से आगे का रास्ता आप लोगों को तय करना है। अब वे लोग बर्फीले रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद वे एक ब्रिज तक पहुँच जाते हैं। सबसे पहले मेलोडी उस पर चलना शुरू करती है, लेकिन तभी वह ब्रिज टूट जाता है और मेलोडी नीचे एक क्रिस्टल के ब्रिज पर जा गिरती है। शोंकू और बाकी लोग भी उस ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक सीक्रेट रास्ता दिखाई देता है। वहाँ से होते हुए वो एक अंधेरे हॉल में पहुँचते हैं, जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ ग्लोब रखा था। आगे जाने पर उन्हें एक बुक नजर आती है और पास में ही बुद्धा की बड़ी सी स्टैचू रखी थी। मेलोडी देखती है कि यह बुक संस्कृत भाषा में है। उसके डैड ने यह भाषा पढ़ना उसे सिखाई थी। वह कहती है कि इस बुक में ड्रीम वर्ल्ड के बारे में बताया गया है, लेकिन वहाँ जाने के लिए कुछ स्पेशल पावर्स की जरूरत होगी। शोंकू कहता है कि यह लाइब्रेरी किसी लैब की तरह बनी हुई है। यहाँ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा है जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकते हैं। मार्को वहाँ घूमते हुए एक सीक्रेट रूम में पहुँच जाता है, जहाँ ढेर सारा खजाना पड़ा हुआ था। कहानी में पता चलता है कि मार्को तो उस विलेन फ्रैंक के लिए काम करता है और वो खजाने की लोकेशन उन्हें भेज देता है। उधर शोंकू और उसकी टीम को एक बड़ी सी क्रिस्टल वॉल नजर आती है, जिसे पार करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। तभी वे लोग मार्को को वहाँ आते देखते हैं, जिसके हाथ में ढेर सारा खजाना पकड़ा हुआ था। सभी लोग उसकी असलियत जान चुके थे। तभी मार्को हवा में उड़ने लगता है। मार्को उन्हें बताता है कि यह चमत्कार तो इन पावर बूट्स का है। वो वहाँ से निकल जाता है। तभी आवी सबके लिए वैसे ही बूट्स लेकर आता है, जिसे पहनकर वे लोग क्रिस्टल वॉल को पार कर लेते हैं। वे देखते हैं कि वहाँ एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। शोंकू देखता है कि मेलोडी और मो बहुत आगे निकल चुके हैं। अब सभी लोग उन्हें फॉलो करते हैं और फ्रैंक अपने लोगों के साथ उसी वंडरलैंड में आ पहुँचता है, ताकि यहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स को चुराकर अपनी दुनिया में ले जा सके। तो शोंकू और उसकी टीम को सामना एक मॉन्स्टर एनिमल से होता है। वे सब यहाँ से भागने लगते हैं। तभी झाड़ियों से एक यंग आदमी बाहर आता है। शोंकू अपने दोस्त चार्ल्स को देखकर बहुत खुश होता है, जो इस दुनिया में रहकर काफी बदल चुका था। चार्ल्स उन्हें कहता है कि वह मॉन्स्टर एनिमल उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा और अब तो वो काफी दूर चला गया। चार्ल्स कहता है कि मैं तुम्हारे शिप को देखकर बाहर आया हूँ। शोंकू कहता है कि हम तो किसी शिप में नहीं आए। लोग समझ जाते हैं कि लालची फ्रैंक अपने लोगों के साथ यहाँ आ चुका है। उधर मेलोडी और मो को एक असली यूनिकॉर्न दिखाई देता है, लेकिन वे उसके पास जाते उसके पहले मार्को उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। चार्ल्स शोंकू को यह अनोखी दुनिया दिखाता है और कहता है कि यहाँ पहुँचते ही मैं पहाड़ी से गिर गया था, लेकिन एक मैजिकल फ्लावर ने मेरी जान बचाई। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से बाहर जाना चाहा, मेरा शरीर गायब होने लगा और पता चलता है कि इस फूल ने मेरी बॉडी केमिस्ट्री को चेंज कर दिया है और अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जा
जा सकता। उधर मेलोडी और मो देखते हैं कि फ्रैंक के लोग प्लांट्स और एनिमल्स को वहाँ से ले जा रहे हैं और वे दोनों भी पकड़े जाते हैं। तब चार्ल्स को वहीं शिप के पास मेलोडी की डायरी पड़ी मिलती है और वे उन्हें बचाने जाने लगते हैं। मार्को और फ्रैंक के लोगों पर स्लीपिंग डॉट्स का यूज करते हैं। फ्रैंक समझ जाता है कि चार्ल्स और शोंकू भी यहाँ आ चुके हैं। वो अलर्ट हो जाता है और शोंकू को शूट करने की कोशिश करता है। शोंकू को बचाने के चक्कर में गोली चार्ल्स को लगती है, लेकिन चार्ल्स के घाव तो अपने आप भरने लगते हैं। यह देखकर फ्रैंक भी हैरान रह जाता है। वो अपने लोगों से चार्ल्स को पकड़ने को कहता है ताकि इस मोर्टेलिटी का सीक्रेट जान सके। शोंकू उसे कहता है कि इसमें तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा और तुम चाहो तो मेरी नई डायरी ले सकते हो जिसमें मैंने ये सीक्रेट पहले ही लिखा हुआ है, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे दोस्तों को आजाद करना होगा। तभी एक बड़ा सा बर्ड बच्चों को उठाकर ले जाता है और फ्रैंक भी डायरी और चार्ल्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उधर शोंकू को एक दूसरा बर्ड नजर आता है। वह उस पर बैठकर उनका पीछा करने लगता है। फ्रैंक उस डायरी को देखकर बहुत नाराज होता है, लेकिन तब तक शोंकू उन तक पहुँच ही जाता है। शोंकू चार्ल्स को फ्री कर लेता है। उधर आवी और रोबो बच्चों को उस बर्ड से बचा लेते हैं। फ्रैंक के लोग चार्ल्स के लोगों पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पे यूनिकॉर्न आता है और उन्हें बचा लेता है। फिर वे लोग उस यूनिकॉर्न को लेकर प्लेन से नीचे कूद जाते। फ्रैंक खुद से पक्का वादा करता है कि वो ये सब लेने यहाँ पर वापस आएगा। चार्ल्स अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश होता है। तभी शोंकू बताता है कि फ्रैंक अपने साथ बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स को लेकर चला गया है, लेकिन चार्ल्स कहता है कि इस बार वह कामयाब नहीं हो पाएगा और ना ही अब उसे वापस आने का रास्ता मिलेगा। उधर फ्रैंक उन सारे एनिमल्स और प्लांट्स को बेचने का प्लान बना रहा था, लेकिन तभी अचानक से वे सभी प्लांट्स और एनिमल्स गायब होते जाते हैं और फ्रैंक को वहाँ से ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। चार्ल्स सबको बताता है कि बिना क्योर के वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता है, उसे यहाँ कुछ समय और रहना होगा। तभी लोग उसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको वापस लेने यहाँ जरूर आएंगे। तभी रोहू अपने द्वारा बनाया हुआ फ्लाइंग शिप लेकर आता है और वो बताता है सारा सामान उसने फ्रैंक के शिप से चुराया है। सभी लोग चार्ल्स से विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं।